4 3 2 1 This video we have discussed about the introduction of Euclid's geometry, what was that, and as well as I told you about the what is the axiom and what is the postulate. So today we are learning the 7 axioms and remind one thing, एग्जाम में word to word as it is axioms को लिखना होता है बिकॉज वो एक स्टेटमेंट है जो यूक्लिड्स ने दिए थे. सो इफ इन एग्जाम द क्वेश्चन इज राइट टू एक्सियम्स, सो आपको वर्ड टू वर्ड एक्सियम्स लिखने होंगे. क्लियर? सो लेट्स कम टू द फर्स्ट एक्सियम. फर्स्ट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. मीन्स इफ इन एनी केस टू थिंग्स हैं और वो सेम थिंग के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होगी. कैसे होती है मैं आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट द एग्जाम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ. मीन्स वो मैथ्स के साथ साथ रियल लाइफ में भी अप्लाई हो सकते हैं. तो मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा, एक फर्स्ट मैथ्स का एंड सेकंड वन विल बी अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स डेली लाइफ एग्जांपल. सबसे पहले मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दूंगा. यहाँ पर एक पर्सन ए है जिसकी एज पर्सन बी के इक्वल है. एज इट इज एक थर्ड पर्सन है पर्सन सी, इसकी एज पर्सन बी के इक्वल है. तो अगर ए की एज बी के इक्वल है और सी की एज बी के इक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पर्सन ए एंड पर्सन सी इन दोनों की एज भी आपस में कैसी होगी? इक्वल. सो इसको एक बार री रीड कर रहा हूँ. थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग. सो ये हो गई थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब ये दोनों सेम थिंग के इक्वल है. तो ये फर्स्ट लाइन का मतलब है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब ये दोनों सेम थिंग के इक्वल है बी के. आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, मतलब एक इसके इक्वल होगा सी के. तो इसका मतलब ये कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. क्लियर? तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे. मैथ्स में इसका हम यूज ऐसे कर सकते हैं. मैथ्स में आपको आइडिया होगा कि जब हम बोलते थे कि 2x + 3 = 7, 4x + 9 = 7 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2x + 3 = 4x + 9, वो हम कैसे बोलते थे कि RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में कैसे होंगे. तो ये मैथ्स के अंदर हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए आए हैं और हम मैथ्स में इसका यूज़ तभी कर पा रहे हैं बिकॉज यूक्लिड्स ने ऐसा एग्जियम दिया था. तो जब आपका LHS इसमें RHS 7 के इक्वल है और ये LHS भी RHS 7 के इक्वल है, मतलब थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2x + 3 = 4x + 9. तो ये क्लियर हुआ होगा कि हम इसको मैथ्स में भी और रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्स को. नाउ हम आते हैं सेकेंड एग्जाम पे. इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन होल आर इक्वल. मीन्स यहाँ पर ये है कि अगर हम इक्वल जो चीज़ें आपको दे रखी है उसके अंदर इक्वल ही प्लस करते हैं तो जो उससे आंसर आता है वो भी इक्वल होता है. यह बात क्लियर नहीं होगी, मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ. दो पर्सन है जिनके पास 100 रुपीज़ है, मतलब ये दोनों इक्वल है. मैंने दोनों को 50 रुपीज़ और दे दिए तो उससे जो आंसर आया वो 150 वो भी आपस में इक्वल है. मीन्स इफ़ इक्वल आर एडेड, मतलब मैंने दोनों साइड सेम चीज़ प्लस करी है. सो इफ़ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल मीन्स जो पहले से इक्वल थे उसके अंदर अगर मैं इक्वल चीज़ ही प्लस करता हूँ तो वापस से सेम चीज़ मिल जाती है. मतलब 150 भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल. मतलब ये होल है, प्लस करने के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल. सो होल आर इक्वल. तो देखो कितनी नई चीज़ बताई यूक्लिड्स ने, हमको पता ही नहीं थी. ये आप ऐसा मत सोचना ये उस टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं थी. आपको मैंने ईयर ही बताया था यूक्लिड्स का, बर्थ का, बट ये हमको चीज़ें पहले से पता है. बट इसको कहाँ से डेरिवेट होकर आया, ये किसके एजप्शंस थे? ये तो ये यूक्लिड्स के एजप्शंस थे. तो हमको क्लियर तो है. वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सेम थिंग को अगर मैं दोनों साइड से माइनस करता हूँ मीन्स 100 - 50 एंड 100 - 50, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. मतलब प्लस करने पर अगर आपको इक्वल मिल रहा है तो माइनस करने पर भी मिलेगा. तो यही आपका थर्ड नंबर का एग्जियम भी है. क्या है थर्ड नंबर का एग्जियम? एग्जियम में इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल. तो मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको नीड नहीं होगी कि अगर दो चीज़ें इक्वल हैं और उसमें से हम इक्वल चीज़ को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बचता है रिमाइंडर मीन्स वो डिवाइड वाले रिमाइंडर में मत जाना. रिमाइंडर वर्ड का मतलब होता है जो बच जाता है वो भी आपस में कैसा होता है? इक्वल होता है. जैसे 90 = 90, दोनों साइड मैंने सेम चीज़ माइनस करी है 10, तो जो रिमाइंडर आ रहा है 90 - 10 80, 90 - 10 80, ये 80 भी आपस में एक दूसरे के क्या है? इक्वल. तो ये बताता है आपको कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर ऑल्सो इक्वल. बस यहाँ वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना. जैसे सेकेंड एग्जाम में हम लिखते हैं
इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। तो इक्वल वाले में जब एड वाला कंसेप्ट होता है तो हम होल आर इक्वल लिखते हैं, वर्ड्स का ध्यान रखना। एज इट इज सब्ट्रैक्ट वाले में हम यहाँ रिमाइंडर वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये 3 एग्जाम आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन। इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि अगर दो थिंग्स एक दूसरे को कोइंसाइड करती है तो कोइंसाइड करने वाली दोनों थिंग्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होगी। यहाँ पे पहले हम कोइंसाइड वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। कोइंसाइड वर्ड का मतलब होता है जो एक दूसरे को कवर करते हो। जैसे हमारे जो हैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, जैसे हम प्रेयर करते हैं, तो पहले हैंड दूसरे हैंड को कवर कर लेता है। मतलब अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो मैं जो मेरा फर्स्ट हैंड है वो सेकेंड हैंड को पूरी तरीके से हाइड कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम कोइंसाइड। और कोइंसाइड होने पर जो चीज़ें होती है वो एक दूसरे की कैसी होती है? इक्वल। तो आपने देखा होगा हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों एग्जैक्ट इक्वल है मेजरमेंट में। एक एग्जांपल लो, जैसे यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप के इस फेस को अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करते हैं। कवर कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि जिसका फर्स्ट फेस है वो सेकंड फेस के कैसा है? इक्वल। मीन्स अगर दो थिंग्स हैं और वो एक दूसरे को कैसे कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। इस जगह पे दिख रहा है कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक दूसरे को हाइड कर रही है। तो एक दूसरे को जब ये हाइड करती है दोनों चीज़ आपस में कैसी होती है? इक्वल होती है। तो एक डेली लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे ही दिया है। साथ साथ हम इसको मैथ्स में अगर समझें तो मैथ्स में जैसे सपोज यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसका एक पॉइंट है सी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो AC है और ये जो BC है ये पूरे AB को कवर कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब AC और BC मिलके किसको कवर करती है? AB को। तो AC और BC का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? AB के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैथ्स के अंदर हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे 5 + 3 = 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर दो चीज़ें एक दूसरे को कोइंसाइड करती है तो चीज़ें आपस में एक दूसरे की कैसी होती है? इक्वल होती है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ एक्सियम। फिफ्थ एक्सियम इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये यूक्लिड से बहुत नई चीज़ बताई, हमको पता ही नहीं है। चलो बताता हूँ कैसे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बोलता हूँ कि 5 + 3, पहले मैथमेटिकल एग्जाम्पल, 5 + 3 = 8 है। तो ये दोनों जो हैं ये पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं ये? 8 के। तो 8 यहाँ पर हो जाएगा होल। जैसे सम करने पर जो 8 करने पर होल वर्ड आता है, मैंने आपको बताया था अभी। तो ये दोनों पार्ट्स हैं और ये होल है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 और 8 में बड़ा कौन है, तो आप बोल दो कि सर 8 है। एज इट इज़ 3 और 8 में बड़ा कौन है, तो वहाँ पर ही कौन है? विच इज़ ग्रेटर देन 8 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये जो होल है वो पार्ट से हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। एज इट इज़ ये होल है, ये पार्ट है, तो होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। तो होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट का मतलब क्लियर होगा मैथमेटिकली कि जो पार्ट्स होते हैं वो होल से हमेशा छोटे होते हैं, या जो होल नंबर होता है जो प्लस करने पर आ रहे 2 नंबर को वो उनसे बड़ा होता है। एक एग्जांपल और, आपकी क्लास 9th जो भी है A या B और पूरा जो स्कूल है, तो स्कूल हो गया है वहाँ पर होल और आपकी जो क्लास है वो क्या है? उसका पार्ट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि विच वन इज़ ग्रेटर, तो आप बोल सकते हो कि सर स्कूल इज़ ग्रेटर देन आवर क्लास बिकॉज स्कूल इज़ होल एंड पार्ट इज़ आवर क्लास। एज इट इज़ MP मध्य प्रदेश, वो किसका पार्ट है? इंडिया का। तो इंडिया इज़ ग्रेटर देन मध्य प्रदेश, सो होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें कहीं पे भी तो। क्लियर? इवन मैं आपको दोनों एक साथ ही क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा जिसमें डिफरेंस नहीं है। सिक्स्थ एग्जाम इज द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर एंड थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ, पहले एग्जाम्पल देके मैं एग्जाम भी रीड करता जाऊँगा। थिंग्स विच आर डबल, डबल मीन्स 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ द सेम थिंग मतलब 2 थिंग्स है, एक तो x है और एक z है, इन दोनों का डबल किसके इक्वल है? y के। सो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मीन्स ये 2x और 2z भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो एक तरीका तो ये होता है अप्लाई करने का, दूसरा ये है कि x = y और दोनों साइड में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब डबल कर देता हूँ दोनों को, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब डबल करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक तो मैंने एग्जाम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्लियर किया, और साथ साथ एक यूज़ ये भी है कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो कोई इफेक्ट नहीं होता है क्वांटिटी पे। सो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एज इट इज़ इसी का जो 7th एग्जाम है उसमें बोल रखा है आपको कि 2 थिंग्स है x एंड z, इसको अगर मैं हाफ कर देता हूँ, हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड, अगर वो सेम थिंग के इक्वल है। सो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, मतलब हाफ के इक्वल है इसके, तो ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब x/2 किसके इक्वल हो जाएगा? z/2 के।
क्लियर? सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे दोनों एग्जाम को मैं एक बार वापस रीड कर देता हूँ. Things which are double of the same thing are equal to one another and things which are half of the same thing are equal to one another. यहाँ पे halves लिखा हुआ है, आपको पहले पता होना चाहिए जो half होता है उसका प्लूरल फॉर्म में f को हटा के हम VES लिखते हैं तो ये halves हो जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. यहाँ पे HALVES लिखा है. ठीक है, एग्जाम के अंदर जब बच्चे हाफ लिखते हैं हाफ्स है क्योंकि यहाँ पे दो हाफ है, 1 and 2 प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है. ठीक है, तो हमने आज एग्जाम्स को रीड करा, 7 एग्जाम्स को. एक बार इनको आप अच्छे से रिवाइज करके 2 या 3 बार एटलीस्ट राइटिंग ज़रूर करिएगा. फिर कॉपी करना, नोट करना है इन सभी को. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्टुलेट. 5 postulates आर देयर एंड देन यू विल टेक द एक्सरसाइज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.